हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। और मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको जरूर ही कुछ ना कुछ सहायता जब मिल रही होगी, है ना? ऐसी सिर्फ मैं आशा कर सकता हूँ और आप लोग रुकोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो निश्चित ही आपके लिए एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है भाई। जैसे कि आपके भाई ने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के दिन तक आपका भाई आपके साथ रहेगा। थोड़ा सा माफी चाहता हूं, डिले हो जाता है, लेकिन आज से डिले नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सारे प्रीवियस चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, प्रैक्टिस सेट सब लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई। और एसएससी जीडी वाले भी इस पेपर को आराम से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और पहली चीज जो मेरे शर्त रहती है कि भाई अपनी हाथ जोड़ के बिनती है, जहां भी वीडियो देख रहे हो, अगर मजबूर हो अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ते टाइम वीडियो देख रहे हो कि वो फोन उठाया वो पढ़ने वाला, पढ़ने के लिए, रील देखने के लिए तो अलग बात है, पढ़ने के लिए अगर फोन उठाया तो प्लीज कॉपी पेन मेरे साथ लेके बैठो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। निश्चित ही आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रीवियस सर जो पेपर में आया था वही आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का पहला प्रश्न एकदम इजी सा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, लेकिन तुम तो देख रहे हो ना भाई। तो अब समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन एकदम इजी था और किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हल्का भारी जैसा भी हो भाई, टेढ़ा है पर मेरा है। आपको पता है सर, ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने बताया हुआ है कि सर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले कोष्ठक सॉल्व होगा, कोष्ठक कोष्ठक, फिर होगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मेरे बच्चे का, डी फॉर होता है सर जी डिवाइड, एम फॉर होता है सर जी मल्टीप्लाई, ए फॉर होता है सर जी एडिशन और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में अगर आप करते चले जाएंगे, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है। चलिए, अब आपको पता है भैया जी, अगर इसका आंसर मुझे बताना, स्पीड में शुरू करते हैं और स्पीड में खत्म करते हैं और उम्मीद आप लोग एंजॉय करेंगे। देखो बेटा, यहां कहीं कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक नहीं है, का भी नहीं है, तो बेटा पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो 7 से काटोगे भैया, 7 एकम 7, 2 बजे, 7 चौके 28, तो ये हो गया 14 प्लस 7 गुणा 3 माइनस 22। मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, वैसे मैं ओरली भी कर देता आप लोगों के लिए, लेकिन आराम से करो। कोई बच्चा पहली बार बेचारा पढ़ रहा हो, बिगिनर है, पहली बार एग्जाम देगा, पहली बार पढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम ना हो, इस वजह से आराम से पढ़ो। ठीक है भाई। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आराम से करें। 7 क्यों 21 होता भैया, गुणा होगा और माइनस का 22 होगा सर, बिल्कुल 22 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आप बोलोगे भैया 22 माइनस के 21 प्लस के, तो 14 में से 22 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा आंसर? तो भैया आप बोलोगे भैया पहले वाले का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 13। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपके बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग तब तक कॉपी पेन लेके लगाया करो मेरे साथ भाई। ये मत सोचा करो भैया प्रश्न लिख रहे हैं, मेरे साथ लिखो। ये कह रहा है 10,000 की राशि पर, बहुत इजी प्रश्न है, 10,000 रुपए की राशि पर, रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर है मेरे बच्चे, वार्षिक दर से 5 वर्ष का, अरे भाई इतना इजी हो गया ये तो, 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है मुन्ना, साधारण ब्याज बताना है। इतना मैं ये रोक के भी लिख सकता था, पर मैंने सोचा अब कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। ध्यान से समझो, इतना एडिटिंग वेटिंग मुझे नहीं आती, जो आता हूं जैसा भी हूं आपका ही हूं, आपके सामने हूं। प्रश्न देखिए बेटा, ये कह रहा था 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। एकदम हलवा सा प्रश्न है, आप सभी बच्चे लोग कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला पता होता है सर, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 होता है। मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इधर है आपका साधारण ब्याज। और एक बात मेरे बच्चों आपको याद रखनी होगी, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। हम ये आधा सेट लगाएं डजेंट मैटर, लेकिन जितना लगाएं उतना समझ आए ये मैटर करता है। ठीक है भाई, जरा ध्यान समझो। अब अगर मैं करता इसको, पता है कैसे करता? मैं ये बोलता कि 12% वार्षिक का मतलब हो गया भाई एक साल में 12% मिलेगा।
तो अगर मैं टोटल ब्याज देखूं कि भैया परसेंट में ब्याज कितना मिलेगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूं। देखो आप बोलोगे 10,000 रुपए है सर, 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, गुणा 5 है और बटे में 100 चल रहा है। तो मेरे भाई ये जो परसेंट वाला 100 नीचे लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप अभी बताओगे कि हाँ भैया आप सही करें, गुणा 12 पंजे 60 बटे 100, और इसको हम लिख सकते हैं 10,000 का कितना परसेंट निकालना है सर? 60% निकालना है। बात तो यही हुई, मैंने किया नहीं सॉल्व, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। तो वह वही काम जो ऐसे करने का इच्छा डायरेक्ट कर सकते हो कि 12% आपको ब्याज 1 साल में मिल रहा है, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलोगे भैया 60% ब्याज मिल जाएगा। तो आपको करना क्या था सर? ऐसा ही तो निकालना है। तो आप बोलेंगे 10,000 का, देखो ये भी 60% लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पेन भी नहीं चलाता। 10,000 का 60%, 2 जीरो ये बच्चे खत्म हो गए, और 6 का गुणा होगा तो 6 3 जीरो आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे भैया कितने रुपए मिलेंगे? तो आप बोलेंगे 6,000 रुपए आपको क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, मैं लिख के देता हूं आपको। देखो भाई ये प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये भी एकदम इजी सा प्रश्न है, लेकिन नंबर तो उतना ही देगा भाई। क्या कह रहा है कि 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही, अवरोही का मतलब होता है भाई इंग्लिश मीडियम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्या बोलोगे सर? इसका मतलब क्या हुआ? आप सिंपल सी बात है, समझो, सबके आगे दशमलव जीरो बढ़ा लो। दशमलव आगे जीरो बढ़ाया, अब तुमने 3 का भाग किया, 3×18 दशमलव 6 बार गया, फिर 2 बचे, फिर से 3×18 हो गया, तो पॉइंट लग जाएगा। यहां भी दशमलव लगाओ, कॉमा लगा के, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो, 6 एकम 6 बचे 4 और 40 हो जाएगा, 36 1.6 हुआ। फिर इसमें भी दशमलव लगाओ यहाँ पे, और यहाँ जीरो बढ़ा लो, तो 5 से 2 बार कट जाएगा। फिर 3 से इसके काटोगे, यहाँ दशमलव लगा लो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, तो 7 से काटोगे सर, 7 चौके 28, बचे मेरे बच्चे 2, 20 हो गया, और 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, लगभग 4 बार गया। अब मेरी बात समझना, ये 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हैं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहां समझने की कोशिश करना, दशमलव के बाद जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी आप बोलोगे सर कौन सी आई थी? सर 2/3 है, सबसे बड़ी 2/3 है सर। 2/3 ये सबसे बड़ी है, 2/3। इससे छोटी सर कौन सी होगी? तो सर 4.2, और ये कितने आया है? 3/7 से आया सर। इतनी बात क्लियर हुई। फिर इससे ये जो बड़ी है वो किससे बड़ी है? तो आप बोलेंगे सर ये बड़ी है 0.2 किससे है? 1/5 से आया। फिर इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो 1.6 है सर। ये किससे है? 1/6 से हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप बोलेंगे सर 3, 6, 5, 7 का लासा ले लो, हर बराबर कर लो। फिर जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। इतना गंभीर आपको नहीं करना है, परेशान होना नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं और आप देखें, मजे करें। देखो भाई अगला जो प्रश्न है वो बहुत इजी है, बस ठीक है। आपको और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। हम कोई अलग से क्वेश्चन नहीं कर रहे, वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। क्या बोल रहा है? उमेश और कपिल ने 750 रुपए और 975 रुपए दान किए, तो इनके द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात बताना था। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन हो सकता था सर। उमेश भाई साहब ने कितने रुपए दान किए हैं सर? 750 रुपए दान किए हैं। कपिल भैया ने, कपिल शर्मा भाई साहब नहीं है ये, कोई और भैया होंगे, और इन्होंने 975 रुपए दान किए। इनका रेशियो बताना था यार। तो मैं जिससे मर्जी उससे काट दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर 25 से काटोगे तो 25 तियां 75, और 25 से काटोगे तो 25 तियां 75, और 25 तियां 75 के बाद आप बोलेंगे सर कितने बचेंगे? सर यहाँ पे बचेंगे 75, 2 बचे, और यहाँ 25 तियां 75, 9 में स्थान 2, 225, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 3 से काट दोगे बच्चे, 3 से कटेगा 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 10:13 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सरल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे आप लोग। अगला प्रश्न भी मैं आपके लिए लिखता हूं फटाफट से, और ये इसमें समय नहीं जाएगा तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ध्यान से समझो मेरे बच्चे। ये कह रहा था 14, 21, अब बताओ अब क्या ही है इसमें। अभी आपको आज से 14, 21, 25 और 70 का सिंपल सी बात पूछी है कि लासा बता दो मेरे बच्चे। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चा जिसने कभी भी मैथ पढ़ा होगा वो इसका एलसीएम बता सकता है बहुत इजीली। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं तो आंसर दीजिए जल्दी से। मुझे कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उम्मीद मैं ये करता हूं। ठीक है, मजे ना ले रहे हो। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना, चाहे किसी के साथ भी करना, दूसरों के साथ, दूसरों के जीवन के साथ नहीं, भावनाओं के साथ नहीं, बाकी आराम से ध्यान रखो। अब देखो बच्चे, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं पता है कैसे करता हूं। मैं किसी भी एक संख्या को तोड़ लेता हूं भैया। कैसे तोड़ता हूं? जैसे मैंने कहा 55, 25 में ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसके बाद मेरे बच्चे मुझे पता है 14 बनानी है,
14 बनाने के लिए मुझे पता है कि 7 दूनी 14 होता है, तो मैंने 7 दूनी 14 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो संख्या मुझे चाहिए मैं यहां बनाऊंगा। 25 हो गई है, 14 के लिए 7 दूनी 14 हो गया, 14 भी होगी। 21 के लिए 7 है ही, 7 तीयो 21 होता है, तो एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। सर 21 भी खत्म हो गई, अब मुझे 70 और चाहिए। तो देखो जरा समझने की कोशिश करना, 7 5 दूनी 10 होता है, 10 7 70 ऐसे मान लो, या 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 ऐसे मान लो, मतलब 70 ऑलरेडी बन गया है। अब मुझे किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बस एलसीएम देखना था। तो 55 25, 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, 150 15 सत्ते कितना होता है 105, तो 1050 आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, बहुत इजी से था। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो भाई, ये प्रश्न आपके बोर्ड पर छप चुका है, आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। रेशियो का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए अनुपात बी की वैल्यू ये है, बी अनुपात सी की वैल्यू इतनी है, सी अनुपात डी की वैल्यू इतनी है, तो ए अनुपात डी की वैल्यू कितनी होगी। उम्मीद करता हूं आपने रेशियो पढ़ा होगा किसी बढ़िया टीचर से, नहीं तो मुझसे पढ़ लेना। हम बढ़िया तो नहीं है पर खराब भी नहीं है, ये आप लोग खुद डिसाइड करना। आपको पता है सर भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अगर मुझे ऐसे लिखना है तो ए बी का रेशियो है 2:3, तो मैंने कहा 2:3 है। फिर बी और सी का रेशियो भी 2:3 है, तो मैंने यहां भी लिख दिया 2:3। सर इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अब सी और डी का लिखना है, तो सी का डी के अनुपात है 3:4, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहां मेरे बच्चे अलग 3-4 तरीके होते हैं, या तो बी और सी को बराबर कर लो, या फिर भैया वो एरो वाला होता है वैसे कर लो। मेरे वाला तरीका मैं तो ये जानता हूं, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूं। मैंने भी भाई बचपन से ही नहीं सीखा होगा, धीरे धीरे सीखा है, आपके जैसे ही 7-8 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो अब समझने की कोशिश करना। मैं पता क्या करता हूं, जिसका प्लॉट खाली है उस पर कब्जा कर लो। मैं डोमिनेटिंग पर्सन हूं। अगर यहाँ 3 लिखा है तो मैंने पड़ोसी की जगह खाली थी, मैंने वहां 3 लिख दिया, मतलब मेरी होगी अब ये जगह। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इस वाली जगह खाली, तो मेरा हो गया। 2 के बगल में खाली है तो 2 बिठा दो, 3 के बगल में खाली है तो 3 बिठा दो। अब आपसे पूछा क्या है, सबका तो रेशियो पूछा नहीं, सबका पूछा जाए तो सबका गुणा कर लो, काट डालो। या फिर ए और डी का रेशियो पूछा है, सर ए का वैल्यू कितनी हुई, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ए अनुपात मुझे डी बताना था, तो ए का मान हुआ 12 और डी का मान हुआ 4 12 3 36, तो इसका मान हो गया 36। सीधा सीधा गुणा करना बच्चे, सीधा सीधा गुणा करना था। तो आप बोलेंगे 12 एकम 12 भैया, 12 3 36, तो आंसर कितना हो जाएगा 1:3। एकदम इजी सब, उम्मीद है समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग तीव्र गति से। चलो भाई बच्चे, अगला प्रश्न देखो। ये कह रहा है अनुपम और विनीत, ध्यान से दिख रहा है ना प्रश्न, आराम से दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा भाई। अनुपम और विनीत 2 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई। आपको पता है सर अपोजिट आओगे तो क्या होगा, चालें जुड़ेंगी, बिल्कुल जुड़ेंगी। एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 9 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे। यार भाई एकदम इजी सा हो गया, देखो क्या है इसमें, तो मैंने सिर्फ आपके लिख दिया। अगर ये मेरे पास भी वही होता जो जिसकी कमी है, और आपको भी दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, तो अभी तक तो प्रश्न उड़ गया होता। जरा देखो, आपको पता है मान लो ये ए है और ये बी है, ये दो जगह के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। एक भैया हमारा अनुपम है और इधर से भाग रहा है जिसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपम लड़का लड़की कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड ऑन यू। और विनीत भाई हमारा है, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और वो अपने सिमरन मतलब अनुपम से मिलने के लिए, गले लगाने के लिए भाग रहा है। और आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर हैं। तो बताओ भैया कितनी देर बाद मिलेंगे। तो आप बोलोगे मुन्ना, आप बोलोगे सर जी लगातार भाग रहे हैं दोनों बच्चे और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तो मिलने का समय, तो मिलने का जो समय होगा मुन्ना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी कवर करनी है सर जी, 2 किलोमीटर कवर करनी है। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इसकी चाल 11 है, इसकी 9 है, दोनों की जुड़ जाएगी, तो ये चाल कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 2/20 का मतलब सर कितना हो गया सर, 1/10 घंटा लगेगा, 1/10 घंटा। और अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना है मुन्ना, अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का गुणा कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा। इसका मतलब 10 से, ये मैंने क्या किया है 10 से, हाँ बिल्कुल 6 बार कटेगा, तो 6 मिनट का जो है मात्र समय लगेगा। और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर लेंगे वो आप जानते होंगे, क्या ही करेंगे भाई, गले से लगा लेंगे, मिल जाएंगे, हैंड शेक करेंगे, फिर चाय पियेंगे एक कप और अपने अपने घर को चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। चलो भाई अगला देखो क्या कह रहा है मेरे बच्चे। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो छोटे कोण का मान बताना था मुन्ना। क्या है आप बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं मास्टर साहब। आपको बस इतना याद रखना होगा सर जी क्या, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है
वो ऑलवेज ऑलवेज एंगल ए हो प्लस एंगल बी हो प्लस एंगल सी हो, इनका मान 180 डिग्री होता है मास साहब। ओके मास साहब, अगर तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो अगर यहां देखो छोटा वाला कोण 4 था, बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, टोटल 6 4 10 और 5 15 हो गया, और 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मुन्ना कितनी होगी? तो 15 से काटोगे, 15 एकम 15 बचे बेटा कितने भाई? 3 बच गए, 15 दूनी 30। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर है। आपको बताना था मुन्ना छोटा वाला वो कितना है सर? 4 है, तो छोटा अपना छोटा भाई 4 गुणा 12 हो जाएगा, तो 12 चौके 48, मतलब छोटा वाला कोण कितने डिग्री का होगा? एकदम हलवा सा प्रश्न था, नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगले पेपर के लिए। इसको फटाफट से नोट कर लें। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। देखो भैया क्या कह रहा है। अच्छा, इसको मैं ओरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से देखो, इसको हटाता हूं मैं। आगे वाला प्रश्न ये कह रहा है, इजी सा था इसलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं। ये कह रहा है एक पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बहुत बढ़िया। एक पुरुष मतलब कोई आदमी है, एक पुरुष है, वो काम को कर रहा है 20 दिन में, तो हम क्या लिखते हैं? मैंने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूं। एक पुरुष है मतलब वन मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बराबर आ जाओ। कह रहा है इसी काम को एक महिला 45 दिन में पूरा करती है। एक वुमेन है, वो इसी काम को 45 दिन में पूरा करती है। भाई काम दोनों बराबर थे। आदमी गुणा समय बराबर टोटल कार्य होता है। मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। आपसे बोला गया है मास्टर साहब बताना यह है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जनता चाहती है इसका आंसर आपसे। तो उम्मीद है आप लोग तो बता ही रहे होंगे, प्रश्न कर रहे होंगे, सॉल्व भी समझ गए होंगे। दोबारा मैं प्रश्न को समझा रहा हूं भाई। प्रश्न ये था कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि एक महिला 45 दिन में कर सकती है। तो मुन्ना बताओ कि 2 आदमी और 3 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपने बताना था। तो आप बोलोगे सर जी 5 से काटो तो 5 चौके 20 होता है, 5 से काटो तो 5 में 45 होता है। अगर मैं m अपॉन w का रेशियो निकाल लूं तो 9/4 हो जाएगा। आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो यार, मुझे ऐसा इजी लगता है। इससे आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। आपको पता है आदमी अगर 9 लड्डू खाता है, लड़की 4, मतलब औरत 4 लड़ुआ खाती है। लड़ुआ पूरी रोटी जो मर्जी वो मान लो। आपसे बोला गया था क्या सर? सर 2 आदमी हैं 3 औरतें हैं, इसे कितने दिन में करेंगी ये आपको बताना है मास्टर साहब। और बराबर में आ जाओ, चाहे आप एक आदमी वाला समय ले लो चाहे एक औरत वाला समय ले लो, जो आपको पसंद हो। ठीक है, मैं ले रहा हूं भाई, मुझे औरतों से काम कराना पसंद नहीं, इसलिए मैं आदमी से ही काम कराऊंगा। अब जरा ध्यान समझो। आप बोलेंगे भैया जी कि 2 आदमी हैं और एक आदमी 9 लड्डू खाता है, तो 9 का गुणा इसकी क्षमता 9 है और औरत की क्षमता 4 है। 3 औरतें हैं और प्रत्येक औरत 4 लडुआ खाती है, गुणा दिन कर लिया मेरे बच्चे। 1 गुणा 9, m की वैल्यू 9 है, गुणा 20 था। अब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 क्यों 12, 18 और 12 कितने हो जाते हैं सर जी? सर जी ये हो जाते हैं 30 गुणा दिन बराबर, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या ही जा रहा है आपका और मेरा? मुझे तो नहीं लगता कुछ जा रहा होगा। 0 से सर 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो दिन मुन्ना निकल के आ जाएंगे 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 2 आदमी और 3 महिलाएं इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। कोई दिक्कत? भाई वीडियो पसंद आए, मजा आए, क्लास को देखने में मजा आ रहा हो तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे और प्यार दो यार। और क्या ही बोलो यार, है ना? आप तो पता ही है यूट्यूब पे सर सभी लोग ऐसे बोलते हैं, तो मैंने भी सीखा है ना, प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगला देखो। चलो भाई फिर से बोर्ड मास, मैंने कहा था ना इससे यार 2 प्रश्न 3 प्रश्न मैं हर सेट में देख रहा हूं। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, इसको छोड़ना नहीं है भाई। जैसे अभी मैंने बताया बोर्ड मास सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सर जी पहले ब्रैकेट में अभी डिवाइड सॉल्व होगा, तो 25 निम्मा 225 हुआ सर, बिल्कुल हुआ। और 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। माइनस का 1 है, इंटू 5 है, प्लस के 2 है, माइनस के 7 की 21 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर 5 का गुणा होगा तो 5 एकम माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहां भी माइनस कर लो यार पहले से यार। 21 में से 2 जाएंगे तो 21 में से 2 जाएंगे तो 19 बचेंगे। किसके बचेंगे सर? माइनस के बचेंगे। और माइनस के 19 माइनस के 5, 19 और 5 24 होते हैं, तो माइनस का 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगला प्रश्न जो है वो ये था, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इजी है, एकदम इजी है। क्या है? पहली 10 प्राकृतिक, लिखो मेरे साथ, प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का माध्य, वर्गों का माध्य आपने बताना है। सर हम बता सकते हैं, माध्य का मतलब भाई होता है एवरेज, माध्य का मतलब और कुछ नहीं है, एवरेज ही है। लेकिन माध्य का पूछा जाए मीडियन, वो अलग हो जाता है। अब यहां समझने की कोशिश करना, पहली 10, इसका मतलब n इक्वल टू आपको दे रखा है 10। अब n की वैल्यू 10 है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले याद रखना होगा वर्गों का योग क्या होता है। सर वर्गों का, अगर मुझे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, याद रखना है, इसको होता है n प्लस 1, फिर होता है 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई मुन्ना 6 होता है। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो सर औसत बराबर क्या होता है, औसत या माध्य, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले बच्चे इतना कर लो, मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूं पूरा। देखो n की वैल्यू 10 है तो आपने 10 लिखा, 10 और 1 11 हो जाएगा, गुणा में 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 सर 21 हो गया, बटे में 6 था। सर बिल्कुल 6 था। मैं चाहता तो यही अब मैं भाग भी कर लेता 10 का, लेकिन आपके लिए नहीं करूंगा मैं। अब आप बोलोगे सर 3 से काट सकते थे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, काटो काटो ना काटो ना काटो, ऐसी लिखा रहने दो। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21, सॉरी इसको 7 ही लिख लो, क्या दिक्कत है, 7 और बटे में 2, ये पदों का योग था। और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है सर आप पता है, अगर मुझे माध्य अब चाहिए, माध्य तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग तो ये हो गया और संख्या 10 है तो मैं चाहता वहां भी भाग कर सकता था 10 का, मैंने अलग से कर लिया एक स्टेप बढ़ा के आपके लिए। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सत्ते 77 बटे में 2, और इतना ही आपका आंसर है। इतना ही करना था, पेपर में होते तो बस इतना ही करता है सर, डायरेक्ट कर लेते 10 गुणा 11 गुणा 21, 21 बटे टोटल 6 होता है, गुणा में 10 होता है, 10 से 10 कट जाता, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार और 77 बटे 2, सिर्फ इतना लिखना पड़ता, आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगला प्रश्न भी इजी है तो मैं उसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो जरा फटाफट से, नहीं आए तो भाई इसको दोबारा से पूछ लेना मेरे से, बाकी मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, आप घबराएं नहीं, बस लगे रहे। अगला प्रश्न जो है भाई उसने ये बोला था, अब ये तो इजी सी बात है, डेसिमल से पूछ रहा है, 0.62 0.0625 है, बटे में फिर है 0.05 और कह रहा था कि मास्टर साहब इसका आपने क्या बताना, आंसर बताना, सिंप्लीफिकेशन, और डेसिमल में ही आंसर चाहिए। तो कैसे करोगे, दशमलव के बाद 4 नंबर है, दशमलव के बाद 2 नंबर है, 4 बनाने के लिए 2 मैंने बढ़ा लिए सर, 2 जीरो बढ़ा लिए, 4 हो गए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकता हूं मैं, बिल्कुल उड़ा सकता हूं। ऊपर हो जाएगा सर 625, सर बिल्कुल हो जाएगा 625, नीचे हो जाएगा सर 500, बिल्कुल हो जाएगा सर 500। अब क्या कर सकते थे सर, 5 से सर हम काट सकते हैं, कैसे, 5 से काटोगे सर 5 एकम 5 और 5 से काटोगे 5 एकम 5, एक बचा 5 10 55 25, तो ये आ जाएगा 125 बटे में अगर 100 है, 2 जीरो हटा के 2 नंबर पॉइंट लगा दो, 1.25 आपका आंसर हो गया। डेसिमल में बताना था, बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है। अगला प्रश्न इजी है, उसको भी जल्दी जल्दी निपटाते हैं। आप लोग फटाफट से अपने सुझाव जरूर पेश करते रहे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग सभी कर देंगे, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही मान लो, 1 रूट में 196 डिवाइड बाई 7 है, इनटू रूट में 441 डिवाइड बाई मेरे बच्चे है 7, देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई में 120 बटे में है मेरे बच्चे रूट में 225। अब आप, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है हर एक बच्चा इसका आंसर दे सकता है। देखो मेरे बच्चे क्या होगा, सर मुझे तो पता है वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सर 196 14 का होता है, सर बाहर 14 आ जाएगा बटे में 7, सर ये 441 21 का होता है, 21 बाहर आएगा बटे में 7, सर 120 है बटे में 15 आ जाएगा क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। ये तो सभी कट रहे हैं यार, देखो 7 दूनी 14, 7 तियो 21 और 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16 दूनी 32, आंसर हो गया। एकदम हलवा सा प्रश्न था, आप सभी ने कर लिया होगा, उम्मीद है सर ये जी था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, चलो भैया अगला प्रश्न फटाफट से देखो भाई, जल्दी जल्दी स्पीड में करो, स्पीड में लगा डालो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। यार भाई कर सकते हो आप लोग, आप अपने आप को पहचानो, आप हनुमान हो, कुछ भी कर सकते हो यार। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या को 6/5 से जब गुणा करते हैं तो इतना मिल जाता है, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, बस वही बताना है कि संख्या क्या है। चलो मैंने मान लिया सर संख्या x थी, जिसने कभी नहीं पढ़ा है आराम से पढ़े, तसल्ली रखे, देखे, धैर्य रखे, सब सीखेगा। x एक संख्या थी जिसमें 6/5 से सर हमने गुणा किया, संख्या आ गई 108/125। अब जिसको नहीं आता वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा,
सर जी एक बात आपको याद रखनी होगी, मुझे नहीं पता पता है कि नहीं पता है, पर मेरा फर्ज बनता है बताना। अगर आपकी कोई संख्या प्लस में है बराबर के इधर जाएगी तो माइनस में, माइनस में है बराबर के इधर जाएगी तो प्लस में, गुणा में भैया जी इधर जाएगी तो किस में जाएगी सर भाग में, और भाग में थी बराबर के इधर जाएगी तो सर किस में जाएगी गुणा में जाएगी। इतना ऑपरेशन पता है तो आपको मैथ आता है। आपको पता था सर ये 6 गुणा में भाग में जाएगा, 5 भाग में गुणा में जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो 6 से ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, 6 कम 6 6 48, और 5 से कट रहा है क्या सर? मुझे तो लग रहा चाहिए कटना था यार। देखते हैं आंसर एक बार फिर से। 108 बच्चे, 125 है मेरे बच्चे, माफी चाहते हैं एक बार ध्यान से। हाँ 125 है तो यार 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, तो x बराबर आ जाएगा 18/25। बस यही बताना था संख्या कौन सी है, तो आपकी संख्या आ जाएगी 18/25। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान समझना, मैं लिखता हूं डायरेक्ट कर देता हूं ताकि आपको समय ना लगे। देखो जरा, ये कह रहा है एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक पहिया 66 किलोमीटर जाने में 21,000 चक्कर लगाता है। 21,000 चक्कर लगाता है, 21,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या बतानी है। तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे। देखो जिसने कभी पढ़ा हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहां ध्यान दो। पहिया हमारा जो है वो अपनी परिधि मतलब सरकमफेरेंस पे भागता है। ये इसका एक सेंटर हो जाएगा सर। सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और पहिया कहां चलेगा सर? पहिया चलेगा, पहिया ऐसे समझ लो मेरे भाई, ये अगर इस पॉइंट पे चला, अगर ये तार है इसको खोल दे तो ऐसा लंबा लंबा हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इतनी जितनी दूरी होगी वो एक चक्कर की दूरी होगी। तो पहले आप क्या करोगे सर, 21,000 चक्कर लगाए तो एक चक्कर में क्या चलेगा सर? इसकी परिधि चलेगा। तो आप बोलेंगे सर एक चक्कर की दूरी कितनी होगी? तो एक चक्कर की अगर मैं दूरी निकालता हूं तो आप बोलेंगे 66 किलोमीटर था, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे सर जी। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं। और उसने 21,000 चक्कर लगाए हैं तो 21,000 का भाग करेंगे तो एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी का मतलब क्या होता है सर? यही परिधि होती है, परिधि होती है। परिधि का मतलब 2πr। तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, देखो मैं पूरा लिखता हूं, चलो समझो कि सर 2πr, क्योंकि ये परिधि है, एक चक्कर लगाया उसने, 2πr की वैल्यू हमें पता है 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 66/21 आ जाएगी। या यही काट लो यार, क्यों कलेश करना है? 2 से काटो या 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 यार 22/7 आ तो गई है। तो अब आप बोलोगे भैया 2 पाई का मान भी 22/7 होता है और इंटू आर बराबर 22/7। अब आप बताओ कि त्रिज्या बतानी थी मेरे मुन्ना। 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचा, तो आर बराबर 1, ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो रेडियस जो है वो 0.25 है ना भाई, मीटर या 1/2 मीटर आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो भाई देखो, प्रॉफिट लॉस से प्रश्न है, ध्यान से आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आराम से एक बार पढ़ लीजिए शांति पूर्वक। क्या लिखा हुआ है? एक विक्रेता 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 54 किलोग्राम संतरे खरीदता है, जिसमें 4 केजी सड़े निकल जाते हैं, मतलब सड़े निकल गए, खराब निकल गए, वेस्ट हो गए। बचे संतरे 36 रुपए पर केजी के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना था मेरे भाई। हम अगर सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो आप बोलोगे भैया हमने 25 किलो खरीदे और 1 किलो 54 रुपए के आते हैं, तो ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। और हमने टोटल रुपए कितने खर्च कर दिए खरीदने में, तो 25 चौके 100 की बिंदी हासिल गई 10, 25 पंजे 125 और 10 135, तो 1350 रुपए मैंने खर्च कर दिए खरीदने में। ये मेरा जो है वो सीपी है। सर इतनी बात तो मुझे क्लियर आ गई। अब आपको पता है कि मैंने 54 किलो खरीदे, जिसमें से 4 किलो खराब निकल गए, सड़े निकल गए, तो मेरे पास बचे कितने? तो पहले तो मैं एसपी निकालूंगा मुन्ना। मैंने बचे मेरे पास 54 में से 4 खराब हो गए तो 50 केजी बचे, और मैं 1 किलो बेचता हूं 36 रुपए के हिसाब से। और आप बोलोगे सर यहाँ पे एसपी कितनी हो जाएगी? तो 0 का 0 आ गया मुन्ना। 5 छक्के 30 की बिंदी होता है, 5 त्यों 15 और 3 1800 होता है, मतलब 1800 रुपए के मैंने बेच दिए। सर ये तो एकदम हलवा सा प्रश्न हो गया। सर क्रय मूल्य उतना है, विक्रय मूल्य उतना है, तो आप बता सकते हो लाभ कितना होगा? सर 1800 में
जब मैं ऐसे समझ लो 1400 है, तो 1400 माइनस करोगे 450 और 450 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 450 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप बोलेंगे लाभ परसेंट हमेशा सर किस पे देखते हैं? तो लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं मुन्ना। आप आराम से बने रहिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, अभी बहुत समय है, आराम से करो मेरे साथ प्रैक्टिस। आप बोलोगे भैया 1350 रुपए था मेरे पास क्रय मूल्य और 450 रुपए जो है उसका प्रॉफिट है, और परसेंट देखने के लिए 100 का गुणा कर देंगे भैया। और अगर गुणा कर देंगे तो आप बोलोगे मास्टर साहब जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 3 45 होता है, 15 निम्मा 135 होता है, 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9, और बच्चा बच्चा जानता है, नहीं पता है तो आज याद कर लो, 1/3 इंटू 100 मतलब 33 सही 1/3% बोल सकते हो, 33.333333 चलता रहेगा, और 33.1/33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? उसको लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बताते रहना। चलो अगले देखो भैया क्या ही कह रहा है ये, देखो बड़ा कठिन सा लग रहा होगा, उम्मीद तो यही है, जो बच्चा पहली बार पढ़ता है उसको ये लगता है ये क्या लिख दिया यार, क्या तामझाम है ये मुझे नहीं आता, इसको तुरंत इसके मारो। अगले प्रश्न में चलते हैं सर, ठीक है मेरे साथ बने रहो। अभी देखो क्या है, a की पावर 2x बराबर b है, b की पावर 2y बराबर c है, और c की पावर 2x बराबर a है। तो कह रहा है x y z का मान बता दो। देखो मैं तुम्हारे साथ करता हूं, मैं a की वैल्यू, मुझे पता है b का मान ये है तो b की जगह रख देता हूं। b बराबर कितना है आपको पता है, b बराबर सर इतना लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा सर, b की जगह मैं लिख सकता हूं a की पावर, ध्यान समझना, a की पावर सर 2x, b का मान रख दिया है, और पावर इस पे कितना था सर 2 था, और बराबर में c था। सर ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, इतनी बात अगर क्लियर है तो ये a की पावर सर कितना हो जाएगा, गुणा में घातें हो जाती है, अगर ऐसे लिखा हो a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है मुन्ना, इतना ध्यान रखना बस। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आप बोलेंगे सर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूनी 4x बाई बराबर c हो गया। अब हमें a का मान पता है सर, a बराबर कितना है सर, a का मान क्या है, c के पावर 2x है, तो c a की जगह रखो c की पावर 2x, और इसकी पावर क्या चल रही है 4x बाई बराबर c है। सब दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, दिख नहीं रहा है तो प्लीज दोबारा से लिख देता हूं भाई, गुस्सा नहीं करो, 4x बाई, नाराज नहीं होना है। अब आपको पता है सर वही कि c की पावर जो है पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8, तो c की पावर 8x बाई और ये 2x बाई, यहां z था मेरे बच्चे, यहाँ z है z, तो ये z हो जाएगा, z है z, तो ये हो जाएगा 8x बाई और z बराबर c। और आप बोल सकते थे सर अगर आधार समान होते हैं तो इसकी पावर 1 है, तो आप बोलेंगे सर यहां से घातों की अगर तुलना कर लें तो 8x बाई z का मान अगर 1 है तो x बाई z का मान 1/8 हो जाएगा, और यही आपको बताना था सर, x बाई z का मान कितना हो जाएगा 1/8 हो जाना चाहिए, और उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है बच्चे, 432 का 1/6 भाग और 206 भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है, इससे ये कितना कम है। तो का मतलब गुणा होता है, मुझे नहीं लगता है अलग से बताना पड़ेगा, यहाँ ध्यान समझ लो, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। का मतलब गुणा है, 6 से काटो, ये 1/6 कितना है, तो 6 सत्ते 42, बचा सर 1 6 दूनी 12, तो ये तो 72 आ गया सर, इसकी वैल्यू 72 है। ये जो 72 है इससे कितना कम है सर, ये देख लो पहले, इसका मान तो निकाल लो सर, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 1 16, तो 162 से 72 कितना कम है, माइनस कर लेते हैं मेरे बच्चे, माइनस करेंगे, सही से काटा 4 पंजे 20 बचा 1, 4 चौके 16 सही काटा, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16, बहुत बढ़िया। यहाँ 0 और 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे, तो सर कितना कम है सर, 90 कम है, और आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके अगले प्रश्न पे देखिए क्या है, देखो जरा, ये कह रहा है ये पहली संख्या का 40%, मुझे नहीं पता सर पहली कौन सी है, इधर लिख लेते हैं ना सर, x एक से पहली संख्या मान लो, a मान सकते हो b मान लेते हो, चलो a मान लो, x से तो बड़ा डर लगता है आप लोगों को, x वही है जिसने आपको धोखा दिया था x। यदि पहली संख्या का 40%, सर a का 40% 12 के बराबर है, ओके सर ये 12 है, ठीक है, और दूसरी का 50%, सर एक और है सर, b का 50% का मतलब सर आधा ही तो है, हाँ सर आधा है, 24 के बराबर है, ओके सर 24 के बराबर है। तो कह रहा है ए और बी का अनुपात बताना है मुन्ना, मतलब पहली का दूसरे से रेशियो बताना है, सर बता देंगे, कैसे बताएंगे, संख्या निकाल लो,
20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटो 6 बार कटा तो ए का मान सर 6 पंजे 30 आ गया। यहाँ आपको पता ही है सर 1/2 हुआ, 1/2 हुआ तो बी का मान 24 दूनी कितना हो जाएगा सर 48 हो जाएगा। सर ए रेशियो बी बताना था तो 30:48 बताना है। 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, सर 5:8 आएगा। भाषा में फंसना नहीं है, कुछ भी ऐसा था नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। देखो भाई, समय तथा कार्य ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी परीक्षा में बचता ही नहीं। सारे वीडियो पड़े हुए हैं, देखो जाके भाई, मजा आ जाएगा। ये प्रश्न उड़ा के रख दोगे। क्या है? ए और बी एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। ओके भाई, ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। आगे क्या बोला है? यदि बी 30 दिन बाद बंद कर दे, 30 दिन तक काम किया मतलब साथ में, उसके बाद बी ने बंद कर दिया है, तो कुल 40 दिन लग जाते हैं। 40 दिन में कार्य पूरा होता है। तो ए अकेला पूरे कार्य कितने दिन में करेगा? उम्मीद करता हूं यहाँ बच्चा इस प्रश्न को उड़ा के रख देगा। जो मुझसे पढ़ा है वो तो जरूर कर देगा। बताओ भाई कितना आंसर होगा? देखो भाई, मुझे नहीं पता। देखो कैसे, हमें पता है सर ए और बी पूरा काम 36 दिन में करते हैं। सर इतनी बात क्लियर है। और 30 दिन बाद ए कौन बंद कर रहा है सर? हाँ, यहाँ पे रुकना है भाई। बी बंद कर रहा है। कौन बंद कर रहा है? बी बंद करता है। और बी बंद कर देता है तो 40 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब जरा आप ध्यान समझना, 30 दिन बाद बंद किया है। अगर मैं शेष कार्य मतलब रिमाइंडर वर्क की बात करूं, शेष कार्य की बात करूं, यहां समझना अच्छा प्रश्न है। अगर मैं शेष कार्य की मुन्ना बात करूं तो आप बोलोगे भैया शेष काम जो था, अगर ये लोग बंद ना करते, मतलब बी काम बंद नहीं करता, तो जो बचा हुआ काम है वो ए और बी मात्र कितने दिन और लेते हैं सर? 6 दिन और लेते हैं। क्यों? क्योंकि 30 दिन तक काम कर लिया था। सर पूरा काम 36 दिन में करते हैं तो 6 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं। डन। फिर आपको पता है कि सर बंद कर देता तो 40 दिन में पूरा हुआ, मतलब 36 40 दिन का मतलब 30 दिन काम हो गया था। 30 दिन के बाद 10 दिन और लगे तभी 40 दिन लगे। तो आप बोलेंगे सर ए अकेला करता तो इसे कितने दिन लग रहे हैं लास्ट काम में, मतलब रिमाइंडर वर्क में? सर 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं क्योंकि 30 दिन बाद बंद किया आपने। अब यहाँ पे जो लासा लोगे वो सर रिमाइंडर वर्क का होगा सर 6 दाई 30 आंसर कर लो। 6 दाई नहीं, सॉरी 6 पंजे 30, 10 तिया 30। तो ये रिमाइंडर वर्क हो गया, मतलब शेष कार्य हो गया, RW हो गया। तो 6 से भाग करोगे सर क्षमता 5, 10 से भाग करोगे सर क्षमता 3। दोनों मिलकर मुन्ना एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। तो पहले तो कुल कार्य निकाल लो। कुल कार्य बराबर क्या होता है सर? क्षमता गुणा समय। दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं और पूरा काम 36 दिन में करते हैं। तो 36 का मैंने गुणा किया भाई, तो ये आंसर आ जाएगा 5 6 30, 5 15, 3 18, मतलब टोटल लड्डू 180 थे। टोटल लड्डू 180 हैं। और इसी काम को अगर ए करेगा तो 180 लड्डू खाने हैं। कितने की स्पीड से सर? 3 की स्पीड से। तो कितने दिन लगेंगे? 6 18, मतलब मात्र 60 दिन का समय लगेगा। और इस काम को ए खत्म कर देगा, उड़ा देगा, धुआं धुआं कर देगा। और आपको भी ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बने रहिए। देखो मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस से संबंधित ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपके आंखों के सामने। क्या है? एक व्यक्ति को एक वस्तु 1980 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा लड़का? कितने में बेचेगा मुन्ना बताओ? मैंने आपको बताया था सर सीपी मतलब क्रय मूल्य ऑलवेज 100% होता है। 100% से पीछे चले गए तो लॉस हो जाएगा, और सर आगे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल होगा सर, प्रॉफिट होगा। अब मुझे पता है 1980 में बेचा है, 10% लॉस हुआ है। तो इसका मतलब 10% लॉस का मतलब सर जी मैंने बेची है चीज 90% में। सर कितने में बेची है? 90%। अब डायरेक्ट में लिखूंगा, मुझे एसपी ही निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा आपको समझाने के लिए, वरना तो मैं चैप्टर वाइज पूरा समझाऊंगा ही बहुत आराम से। 1980 में जब तुम किसी वस्तु को बेचते हो तो 10% लॉस हुआ है। इसका मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है सर? 90% के बराबर है। देखो मेरे बच्चे, मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता था, पर इतना स्टेप बढ़ाना क्यों है जब डायरेक्ट हो रहा है? तो देखो 1980 में बेचा तो 10% लॉस हुआ, मतलब 90% को नीचे लिखना है। अब आपने कहा अगर मुझे इसे क्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य कितने परसेंट है सर? 100% है। लेकिन मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे कितने में बेचनी होगी? 115 में बेचनी होगी। तो 100 का मान नहीं चाहिए, मुझे 115 का मान चाहिए। तुम क्रय मूल्य 100 मान के कर लो तब भी बात वही है। अब यहां समझने की कोशिश करना सर जी, 0 से 0 कट जाएगा सर। 9 से कटेगा कितने बार?
सर जी 9 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर बचेंगे 2, 9 दूनी 18। आहो भाई, अब तो भैया तुम गुणा करो, हमें नहीं पता जाको आंसर कितना है, हम आपको लिख देते हैं आंसर, गुणा आप लोग कर लेना। इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। 2530 इसका आंसर आएगा गुणा करने के बाद। 2530 रुपए में बेचनी होगी तो इसे क्या हो जाएगा सर जी, 15% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी इजी इजी, देखो जरा स्पीड में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी, अगर बोले सर जी बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो बड़ी से बड़ी का मतलब ही होता है सर जी एचसीएफ लेना है। क्या बताना है, जिसे जिसे 58, 75 और 97, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे 58, 75 और 97 को भाग करने पर, ये तो है तुम्हारे पास संख्याएं सर, संख्याएं हैं, और शेष बचाना है सर जी। शेष कितना बचाना है सर जी, शेष बचाना है सर 4, 3, 7। 4 बचाना है, 3 बचाना है, 7 बचाना है। मुन्ना बहुत ध्यान से समझना, जब भी हम कभी एचसीएफ में रिमाइंडर बचाते हैं तो सिंपल सी बात इतनी समझ लो अभी के लिए, वर्तमान के लिए, कि जितना भी शेष बचाना होता है उसको संख्याओं से पहले से ही कम कर लो भाई। कम करेंगे तो 58 में से 4 जाएंगे सर 54 बचेगा, 75 में से 3 जाएंगे सर 72 बचेगा, 97 में से 7 जाएंगे सर 90 बचेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मुझे वो संख्या बताओ जिससे अगर 54 भाग करें तो 4 बचे, 75 भाग करें तो 3 बचे, 97 भाग करें तो 7 बचे। मैंने आपको बताया एचसीएफ लेने का सस्ता सा तरीका ये है, वह संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम होता है। तो 12 में से 4 जाएंगे सर 8 बचेंगे, 6 में से 5 जाएगा सर 1 बचेगा, और यही मुन्ना तुम्हारा आंसर हो गया है। 18 का भाग करो, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, पूरे पूरे कट रहे हैं। और 58 भाग करोगे तो 4 बचेगा, 75 में करोगे 3 बचेगा, 97 में करोगे 7 बचेगा। मैंने ये क्या किया है सर, घटा के लिखा है, घटा के सर जी। कैसे लिखा है सर जी, घटा के लिखा है भैया, ठीक है। अगला प्रश्न भी देखो सस्ता सा ही है, बहुत लैंग्वेज नहीं है तो मैं बोल ही दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो। एक वर्ग है भाई, वर्ग है, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल सर जी, सारी भुजाएं बराबर हैं। अब कह रहा है इसका परिमाप, परिमाप सर क्या होता है तो जरा समझना, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा या साइड इंटू 4। और एरिया सर क्या होता है सर, भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा होता है सर, भुजा इंटू भुजा होता है। अब यही कह रहा था कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सर 4 गुणा ए बराबर ए इंटू ए है, 4 गुणा ए बराबर ए इंटू ए है। तो भुजा बतानी थी सर, ये तो आ तो गई, क्या आ गई सर, ए से ए कट जाएगा तो ए बराबर अगर 4 आ जाएगा तो भुजा भी तुम्हारी 4 हो गई है। यही बताना था सर, भुजा का मान बता दो। तुम खुद भी करके देखो, 4 का मान यहां रखोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 मतलब दोनों ही बराबर हो रहा है, एकदम सही बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भाई देखो यार, बहुत लंबा सा प्रश्न था, लिखते लिखते हाथ दर्द कर गए भाई हमारे। तो क्या ही कह रहा है भाई, कह रहा है सुनील एवं कमल भाई साहब हैं, प्रत्येक ने एक व्यक्ति से 1 वर्ष 6 माह के लिए, 1 वर्ष 6 माह के लिए 40,000 रुपए लिए। सर दोनों ने लिए 40,000। सुनील ने 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ले लिए हैं और कमल भाई ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ले लिए, जो भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो दोनों में से किसने ज्यादा ब्याज दिया? सर हम तो बता सकते हैं इसको कैसे। अगर सुनील भैया की बात करें तो सुनील भैया तो दे रहे हैं साधारण ब्याज, तो सुनील का ब्याज कितना होगा? तो आप बोलेंगे ऐसा ही निकालना था सर, 1.5 वर्ष का निकालना है। सर कैसे निकालोगे सर, 40,000 रुपए है, 1.5 वर्ष की बात है, 1.5 लिख लो यार, क्यों कलेशों पढ़ना है। 11 और बटे में कितना कर लेंगे सर जी, 100 कर लेंगे। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर लो। 15 चौके 60 और गुणा 11, 3 जीरो खत्म हो गए, 15 चौके 60, 11 छक्के 66, 66 660 आएगा क्या भाई? इतना ही आएगा, बिल्कुल आना चाहिए भाई। 660 रुपए आ रहा है क्या? 40,000 का 1.5 वर्ष है भाई, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को मैंने 1.5 लिख दिया, क्या ही दिक्कत थी। सही है, चलो आगे देखते हैं। चलिए भाई आगे देखो भाई, कहीं गलत होगा तो सामने आएगा, घबराना क्यों है। अब यहां देखो कमल भाई ने जो लिए हैं वो भी 40,000 रुपए लिए हैं, 40,000 रुपए लिए हैं।
यहाँ एक गड़बड़ हुआ है सर, देखो मैं वही कहूं गड़बड़ हुआ क्या है। 40,000 रुपए थे सर, 3 जीरो कटेंगे तो 1 जीरो और बचेगा, मतलब 6600 रुपए हो गए सर इसके। बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब दर जो है वार्षिक हो और ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर आधी हो जाती है सर। तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी सर? 10/2 करेंगे सर इसको। 5% के हिसाब से हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा। 5% के हिसाब से हर 6 महीने में ब्याज देना होगा मुन्ना। तो पहले 6 महीने में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, मतलब 5% मिलेगा। 2 जीरो मैंने कटे, मान लिए 5 के 20, मतलब 2,000 रुपए ब्याज लिया। फिर 5% लगेगा अगले 6 महीने में, तो 40,000 का तो 2,000 मिलेगा, प्लस 2,000 का और मिल जाएगा सर। कितना परसेंट? 5%। तो ये कितना हो गया? 2 जीरो कट गए, 20 पंजे 100 रुपए और मिल गया। एकदम इजी है सर। आगे बताओ सर, अगले 6 महीने मतलब 5 6 महीने 6 महीने 6 महीने 1.5 साल हो गए सर। 40,000 का तो कितना मिलेगा सर? 2,000 मिलेगा। प्लस अब समझना, इस पूरे पे ब्याज लेना है। इस पूरे पे कैसे? इस 2,000 का 100 रुपए, बिल्कुल 100 रुपए सर। इस 2,000 का 100 रुपए, बिल्कुल 100 रुपए। प्लस इस 100 का 5% सर, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा सर। कितना ब्याज हो गया सर? 2 तिया 6,000, 100 200 300 305, तो 6305 रुपए हो जाएगा मेरी समझ से। तो बिल्कुल आप लोग जोड़ सकते हैं, बिल्कुल 6305 रुपए होगा। तो किसने ज्यादा दिया यार? सिंपल सी बात है, हमारे सुनील भैया को ज्यादा देना पड़ गया है। कितना ज्यादा देना पड़ गया है? तो आप बोलेंगे 6600 रुपए में से मास्टर साहब क्या करो, 6305 माइनस कर लो। तो दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। 5 बचेंगे, 9 बचेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 295 रुपए ज्यादा दे दिए सुनील भैया ने। और ये आपका प्रश्न जो है वो खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अगला देखो, बहुत लंबा था यार। अगला मैं जल्दी से लिख देता हूं, आप लोग करें इसको, वापस से देख लेना है एक बार। ठीक, देखो जरा क्या कह रहा है। 6 प्रेक्षणों, 6 प्रेक्षण है। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। 6 प्रेक्षण हैं जो कौन कौन से हैं? 5 7 9 ए 11 12। 5 7 9, ए फॉर एप्पल, ए 11 एंड 12 है। और कह रहा है इसका माध्य 9 है, का माध्य 9 है। जो माध्य है वो 9 है। माध्य मतलब एवरेज। तो कह रहा है ए का मान बता दो। उम्मीद है सभी लोग बता सकते हैं। आप क्या होता है? औसत या माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या बोलोगे सर जी? सर 5 + 7 + 9, तुम्हारे लिए कर रहे हैं ऐसे, आराम से करो। ए 11 गुणा प्लस 12 बराबर संख्याएं कितनी है सर? 6 है। तो 9 गुणा 6 मतलब टोटल इनका 54 होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए 54। अब इधर जोड़ना है मेरे बच्चे, दर्द होने लगा यार। 11 और 9 होते हैं 20, 20 20, 7 और 5 होते हैं 12, 12 12 24, 24 12 ये हो गए भाई, 12 ये हो गए सर, 24 हो गए। और 24 और 20 कितने होते हैं सर? 24 और 20 44 होते हैं। 44 प्लस ए बराबर अगर 54 है तो ए का मान 44 उधर भेज दो, तो 54 में से 44 गए, कितने बचे? 10 आ गया। यही बताना था सर, ए का मान कितना हो जाएगा सर जी? सर जी 10 हो जाएगा। 10 10 10 10 रुपए का सवाल है भाई। अरे भाई खत्म हो गए का तुम? कोई क्वेश्चन बचा है का? चलो देखते हैं, मैं ढूंढ लेता हूं तब तक। 1 मिनट रुको जरा। देखो भैया क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है 4x³ प्लस का ax² माइनस के 3x + 1 और x की पावर 4 प्लस x³ माइनस के x² + 6 में से प्रत्येक को x + 1 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। तो a का मान बताना था सर। a का मान बताना है आपने, a का मान बताना है। तो क्या करना है यार, दोनों बराबर बच रहे हैं, दोनों के रिमाइंडर बराबर। x + 1 का मतलब हो गया सर x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर सर -1। अभी बहुत डीप जाएंगे नहीं, इतना याद रखना कि सर x की वैल्यू -1 रखनी है और बराबर रिमाइंडर रखना है। तो अब यहां समझो, रिमाइंडर बराबर बचता है तो 4 × -1, x का मान रखा हूं मैं -1 का क्यूब प्लस a × -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 × -1। ध्यान समझना, +1 हो गया। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, थोड़ा इधर से लिखता हूं यार, बराबर लिखना है, माफी चाहते हैं यार। देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कहा सर, ये मान यहां रखते हैं सर। 4 गुणा x का मान जो है -1 है, -1 का क्यूब प्लस a × -1 का स्क्वायर माइनस के 3 गुणा -1 सर +1 बराबर रिमाइंडर बचता है +1। बराबर रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो यहां बचेगा भाई यहां बचेगा वहां। तो आप बोलेंगे सर यहां -1 की पावर 4 है प्लस -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 2 है
-1 की पावर 2 है और प्लस का 6। अब a का मान बताना था सर, देखो जरा, a की पावर माइनस का ऑड हो, अगर 1 की पावर माइनस पे माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 मतलब प्लस का 1, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस का 3 और प्लस का 1 बराबर बराबर सर क्या हुआ, -1 की पावर 4 पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 3 है तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, माइनस का 1, -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का 1 और लेकिन बाहर आएगा तो माइनस का 1 और प्लस के 6 है। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 3 और 1 4, 4 से 4 खत्म, इधर a बचा है और बराबर में 1 से 1 कट गया और 6 में से 1 गया 5 आ गया, तो यार a का मान जो है वो 5 आ जाएगा, उसमें कुछ था नहीं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर कोई बचा हुआ है क्या? देखो मेरे बच्चे, ये है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, देख लो जरा। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी करा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। किस वजह से छोड़ रहा हूँ? मुझे पता है बच्चा इसमें बड़ा अगर नहीं पढ़ा है तो उसे थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे रूल होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ट्रिगो का एक चैप्टर ही करा दूंगा आराम से, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ रूल्स हैं वो लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसलिए मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान समझो, पर मैं करा दे रहा हूँ, ये दिख गया तो करा दे रहा हूँ। जैसे मुझे पता है सर ये 1040 है, सर ये कितना लिखा है 1040। अब हम 1040 को 1040 लिख रहे हैं सर, बिल्कुल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोसेक 90 हमें 40 करना है तो हम इसे लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 50 करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, का होल स्क्वायर है, प्लस लगा हुआ। यहां देखो जरा, इसे कॉट 40 लिख रहे हैं, कॉट 40 बटे में इसे लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ध्यान समझना मेरे बच्चे, का होल स्क्वायर है। अब आपको क्या समझना है सर, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये बोलोगे सर ऊपर हो गया 1040 बटे में सेक 40 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सेक का कोसेक हो जाता है, तो कॉट 40 बटे में ये क्या हो जाएगा सर, कोसेक हो जाएगा, कोसेक 40 हो जाएगा। सर इससे फायदा कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। इससे क्या फायदा हुआ सर जी? सर हमें पता है कि यहां पर हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान समझना, जगह नहीं बची है। फिर 1040 इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 40, ध्यान समझना। और इसे भी इकट्ठा ही चेंज कर लो यार, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, मतलब साइन 40 बटे कितना लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस 40, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, इतना ध्यान रखना। प्लस अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आपको दिखे, मतलब थोड़ा सा समझते रहना, दिखेगा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कॉट को क्या लिखोगे सर, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं सर, इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉस 40 बटे साइन 40 और बटे में ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 40 हो जाएगा। अब हम इस पूरे का होल स्क्वायर अगर मेरे बच्चे करें, ध्यान समझना, cos 40 से cos 40 कट जाएगा, sin 40 से sin 40 कट जाएगा, और sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर sin 40 का स्क्वायर प्लस cos 40 का स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही आपको बताना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको सारे सवाल मैंने लगा दिए, एक दो बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं। मैं आपको जब रूल बताऊंगा तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा, मैं इसीलिए हिचकिचाता हूं इसे करने में। मैं कर जाता हूं, मान लो मैंने कर दिया, आपको समझ आया कि नहीं आया ये बात मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको तो अलग बात है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, तो मैं अलग से पूरा एक लेक्चर बना दूंगा, तो उस पर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तब। और यही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा वहां पे मैं, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप क्लास को एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सॉल्व कर लो, एनालाइज कर लो। और आपको अगर मैं समझा पाने में सफल हो पा रहा हूं तो मेरे भाई प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।